तो साथ में उन्होंने कहा जनाब कि बाकी पूरी दुनिया हमें अलाउड है, उनको वर्क परमिट भी देंगे, सब कुछ करेंगे, पाकिस्तानी जो है आप नहीं आ सकते उसमें। इतना बड़ा वाकया है, पाकिस्तानी तंग हो रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहां पे तंग किया गया, उनकी खबरें आ रही हैं कि इनको एहसास है हुकूमत पाकिस्तान को कि इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको। नमस्कार दोस्तों, अब यूएई ने पाकिस्तानियों को आने देने से मना कर दिया है। मतलब ऑब्वियसली वीजा नहीं देंगे तो कैसे आएंगे वो। अब दिक्कत ये है कि पहले इंडिया के सामने पाकिस्तान अपनी लॉबिंग करता था और पाकिस्तान को वेस्ट ब्लॉक का पूरा सपोर्ट था, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था और सबको पता है कि भाई रशिया के खिलाफ जाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। लेकिन जैसे ही और ये सारी चीजों में ये अरब कंट्रीज खास करके सऊदी और यूएई डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान को मदद किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि अमेरिका को पाकिस्तान की उस हिसाब से जरूरत रही नहीं, और जब जरूरत रही नहीं है तब वो अमेरिका सऊदी और यूएई को प्रेशर करेगा नहीं। अब प्रेशर करेगा नहीं तो फिर अब मेरिट्स पे बात आ जाएगी। अब इंडियंस वहां पर रहते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा काम करके देते हैं। सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज में उनकी एक रेप्यूटेशन है। जब पाकिस्तानियों की बात करें आप, तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और साथ में बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि यूएई ने उन्होंने पाकिस्तानियों को बिल्कुल टोटल साइड पे कर दिया कि भाई साहब वो जो होता है ना, अगले दौर में होती थी वो इंडियंस एंड फला नॉट अलाउड इन द क्लब, जो अंग्रेजों के दौर में था। तो साथ में उन्होंने कहा जनाब कि बाकी पूरी दुनिया हमें अलाउड है, उनको वर्क परमिट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पाकिस्तानी जो हैं उसमें ये पाकिस्तानी है, टर्किश हैं, यमनीज हैं, दीगर दो चार लोग जो है ना आप नहीं आ सकते उसमें। इन लोगों को कोई भी इस बात के पिछले एक हफ्ते से मुसलसल, मैं उनको अनवर बेग साहब जो है वो मुसलसल वो इन मामलात पे सहाफ़ियों को अपडेट करते रहते हैं। 6 फ़ोन कॉल वो मुझे कर चुके हैं, 5 उन्होंने अरशद को की होंगी। हर एक सहाफ़ी को कहते हैं कि खुदा के लिए मसला उठाए हैं कि इनको एहसास है हुकूमत पाकिस्तान को कि इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको, जो आप हर साल वहां पे भेजते हैं, लोग जाते हैं और आपको 3-4 बिलियन डॉलर की यूएई की आपकी मार्केट है, 4 बिलियन डॉलर की आपकी सऊदीज है, और ऐसे बैठे हुए निजाम सिक्का टाइप कोई हुकूमत का हमारा वो चल रहा है। 1% का कहीं से फॉरेन ऑफिस का बयान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हुकूमत पाकिस्तान का बयान। वैसे ट्विटर पे सारा दिन सुबह 6 बजे उठते हैं, नाश्ता करके रात को आखिरी मेरे ख्याल 12-2 बजे के करीब जाके सोते हैं, ट्विटर चलता रहते हैं। इतना बड़ा वाकया है, पाकिस्तानी तंग हो रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहां पे तंग किया गया, उनकी खबरें आ रही हैं। आपके फॉरेन ऑफिस के बाबूज हमने भर्ती किए हुए हैं, वहां पे आपका बाकायदा एक काउंसलेट है या वहां पे जो एम्बेसी है, आपने एम्बेसडर से पूछा कि भाई साहब ये खबरें आ रही हैं, ठीक है गलत है? अच्छा, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने उनसे पूछा, आपके एम्बेसडर यहाँ पे यूएई के रहते, उनसे बात की कि भाई साहब इंडिया को इसमें शामिल नहीं है क्या? दीगर ममालिक नहीं है, दुनिया के 190 ममालिक पे बैन नहीं, हम पे बैन लग गया। बिल्कुल वो कहते हैं ठंड प्रोग्राम है, ना इमरान खान साहब को कंसर्न है, ना उनको वजीरों को दिलचस्पी है, ना फॉरेन ऑफिस को दिलचस्पी है। इतने बड़े 2 इंटरनेशनल वाकयात जो अगले पिछले 1-2 दिनों में हुए हैं, पूरी टोटल कैबिनेट एक डार्क में, अंधारे में, उनको दिलचस्पी नहीं। मैंने पूछा अपने 2-3 जराये से मैंने बात की, मैं भाई साहब की बात हुई? उनकी किस चीज की? मैं कहा सऊदीज की उनकी मुलाकात हुई, इतना बड़ा वाकया है? कहते नो। मैं कहा सर जी यूएई ने बैन कर दिया पाकिस्तान को, हमारा वहां से 9-10 अरब डॉलर आता है और फिर उसके बाद सोना निकालने वाले हैं, तो क्या करेंगे? उसने कहा कोई बात नहीं। तो मैं कहा क्या बातें हुई? वहां फिर बातें क्या हुई जरा सुने सर जी। मतलब इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि जिस मुल्क के वजीर आजम को उनके 60 की कैबिनेट को दिलचस्पी नहीं है, फॉरेन ऑफिस को दिलचस्पी नहीं है, 22 करोड़ लोगों को नहीं है, 1-1 टक्का हम भीख मांगते हैं दुनिया में डॉलर से, जहां से डॉलर आ रहे हैं और उनके साथ तल्लुकात आपके खराब हो चुके हैं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास। अब तक तो आपको टेलीफोन करना चाहिए था, यूएई से बात करनी चाहिए थी। अगर आपके इस मुल्क की अगर थोड़ी सी हमदर्दी, आप तो फ्लाइट लेके जाते कि भाई साहब हम आना चाहते हैं, हमसे बात करें, हमारे वर्क परमिट क्यों रोका है आपने? नहीं, वो अपने हमारे ईगो के मसाइल हैं। खैर, अब बातें क्या हुई आमिर साहब, ये थोड़ी सी बात लंबी होगी। एक तो सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ है, अब एक तरफ स्पेंडिंग देखें, दूसरी तरफ खर्चे देखें, दूसरी कि ये पता चला है कि पाकिस्तान हुकूमत जो बैरून मुल्क ये करती है, वहाँ पे केसेस करती है, उस पे तकरीबन आमिर साहब जो आपने बहुत सफ़ा ये उठाया भी है मसला, बल्कि मेरी इतला तो ये है, एक वकील को, पाकिस्तानी वकील को 25 करोड़ रुपए फीस दी गई है। ये भी कोई डाटा अगर सामने आए, कोई क्वेश्चन डाले ना कौमी असम्बली में,
या सेनेट में या कोई कमेटी या कैबिनेट का कोई वजीर उन्हें कहें, फरोग नसीम साहब को कहा कि अगली दफा हमें ब्रीफिंग देंगे, मेरे जराए कह रहे हैं इस पे किस किस फर्म को हमने ये हायर किया, कितने पैसे दिए, कितने वकील थे, हमें इस पे डाटा दें। जरा ये भी कहें कि किस किस वकील को कितने पैसे दिए, ब्रेक डाउन लेके ये जर्नल ना जाए, इनको कहें ब्रेक डाउन दें, इनके पास डाटा पड़ा हुआ सारे का सारा इसके लॉ मिनिस्ट्री के पास। मेरी इतला ये है और बड़ी कंफर्म इतला है कि एक पाकिस्तानी वकील को 25 करोड़ रुपए इन्होंने फीस दी है। 25 करोड़, जरा जहन में रखे कितनी बड़ी फीस ली उन्होंने, और वो केस वो हारे भी हैं खैर से, ये भी बता दूं मैं साथ में। अब अगली बात यह है कि उन्होंने इस पर ब्रीफिंग देनी है। $300 मिलियन के करीब आमिर साहब, जो अगर आप रेट ₹400 बन गया, ये तकरीबन आपको 45-50 अरब रुपया लग चुका है अब तक केसेस का। मोस्टली केसेस ये हारे हैं हमारे, ये मोस्टली केसेस जो है यहाँ पे हारे गए। सो अगली दफा ये कैबिनेट को कहा कि हमें इस पर ब्रीफिंग दें कि किस किस लीगल फर्म को हमने कैसे हायर किया, उसका क्या हमने उसके बाद आके क्राइटेरिया। एक तो चीज इसमें ये थी, किन इश्यूज को नजरअंदाज किया गया? बड़े अहम मेरा ख्याल है आज मीटिंग थी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई 2-4 इश्यूज ऐसे हैं जिस पे कैबिनेट जो है यकीनन वो बाकी एजेंडा भी अहम होता है, लेकिन बाज़ एजेंडे साइड पे रख के वो ये बात करेंगे कि हमें ब्रीफ करें। स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर जो है इनके ये जो है अपने कुरैशी साहब हैं, उनके बारे में सुना है, शायद कुछ उन्होंने कुछ एंकर से मुलाकातें की हैं, अपना एक ग्रुप, आपको पता है हर एंकर का, हर ये वजीर का अपना एक होता है, फेवरेट्स होते हैं, तो उनको उन्होंने बैठ के उनकी जो ये उस पर सऊदीज की मुलाकातें हुई हैं। तो रिपोर्टरली मैं कहीं पे मैं उस पर ट्विटर पे कुछ जर्नलिस्टों का देख रहा था, तो उन्होंने उनको 2-4 को 5-6 को वटेवर जो भी थे बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी है कि जनाब हमारा क्या मौक़िफ़ है या जो भी है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आपने शॉर्ट नोटिस पे इतवार के दिन ही उसकी खबर ब्रेक हुई और आपने फौरी तौर पर जर्नलिस्टों को तो बुला लिया कि कहीं हमारे ऊपर कोई फायर वर्क ना हो, क्योंकि ये काम होता है ना सहाफियों को मैनेज करना, अच्छा उनके साथ बातचीत करना, उठ के मिलना, सलाम करना, दरवाजे पर छोड़ आना ताकि हमें कुछ ना कहें, ये वजह होती है मोस्टली। बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी होगी, कुरैशी साहब ने दे दी। सवाल ये है कि वो 8-10 सहाफ़ी वो जिनको इन्होंने ब्रीफिंग दी वो अहम है, उनको कंसर्न भी है, सहाफियों को होगी, मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस को होगी। ये जो हमने फौज, ये जफर मौज वहाँ पे बिठाई हुई है कैबिनेट में, एक वजीर को भी ये ख्याल नहीं आया कि वो शाह कुरैशी साहब से पूछें सर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे हमारे इसमें, जो हमारे पाकिस्तान में जिसका इम्पैक्ट आना है और डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इसका, अभी से बहस हमारे यहाँ शुरू हो गई है। तो ये उनको नहीं कहना चाहिए था कैबिनेट को कि जनाब कि आप हमें ब्रीफ करें इस पर, आज ही करें, सारा काम छोड़ें। 2-3 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं, आप उन पे बात करें, जिन पे बात हुई मैं वो भी बताता हूँ कि किन इश्यूज पे बात हुई है। इनसाइड स्टोरी आपके साथ पूरी शेयर करते हैं। कैबिनेट के एक वजीर को भी दिलचस्पी नहीं थी कि वो शाहमद कुरैशी साहब या फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ इट के कुरैशी साहब आप अगर 10-12 सहाफियों को बुला के ऑफ द रिकॉर्ड आप ब्रीफिंग दे सके, मेरी कैबिनेट को भी जरा एजुकेट करें कि ये क्या इन्होंने कहना है, हमारी लाइन क्या होनी, लाइन चले ना भी हो, थोड़ा एनालिसिस तो बताए ना। फॉरेन ऑफिस में ना फॉरेन दिलचस्पी है कि हमने इनको एजुकेट करना है, ना अगलों को दिलचस्पी। बांग्लादेश है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। गाजा हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ और यहाँ बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि उनके जो उनका नेशनल पासपोर्ट है जिसमें पहले लिखा हुआ होता था कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इसराइल, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। और उसके फ़ौरन बाद इसराइल के दफ्तर ख़ारजा ने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया, अपना रिएक्शन दिया कि तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये जो रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म की हैं बांग्लादेश ने अपने अवाम के लिए टू ट्रैवल टू इसराइल, तो ये बड़ी खुश बात है और इससे हम आगे बढ़ेंगे और सफ़ारती ताल्लुक़ात भी क़ायम करेंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करता और बांग्लादेश के पासपोर्ट पे भी पाकिस्तान ही की तरह यही लिखा हुआ था कि दिस डॉक्यूमेंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इसराइल, या ये जो पासपोर्ट है इसराइल सफ़र करने के लिए नहीं है। और फिर हमने देखा कि अभी पिछले हमास और ये जो इसराइल के दरमियान टेंशन 11 दिन रही, उसमें बांग्लादेश में बड़े बड़े रैलीज निकली फ़लस्तीनियों के हक़ में। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इसमें इंडिया का क्या रोल है। Most probably India would be asking and asserting maybe and pressurizing maybe to some extent Israel बांग्लादेश के आप recognize करें because it's necessary। और बांग्लादेश भी समझ रहा होगा कि जो इसराइल है it is close to म्यांमार को वो असला देते हैं और बांग्लादेश के लिए म्यांमार की बड़ी वैल्यू है, इंडिया के भी बहुत ज्यादा करीब है। अब वो इतनी ज्यादा मजहबी पॉलिटिक्स भी नहीं रह गई,
अरब वर्ड भी तब्दील हो गए हैं। बांग्लादेश की जो फौज है, मिलिट्री जो है, वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट इसराइल से ले रही है। एक वो कहते हैं कि जी पैसिव सेल फोन मॉनिटरिंग एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स, जो कि बांग्लादेश की जो इसराइल की जो साइबर सर्विलेंस कंपनी है PIC-6 उन्होंने बनाए हुए हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल ये है कि इंडिया इटसेल्फ इज अ रीजनल पावर, और जितने भी सार्क के ममालिक हैं, जिसमें हमारे जो 7-8 हैं, तो इंडिया हैज एवरीवेयर एन इन्फ्लुएंस, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब बांग्लादेश के सिटीजन्स इजराइल जा सकते हैं। सोचने की बात यह है, सवाल ये है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये क्यों हटाया है, और जाहिर है कि वो इसी वजह से हटाया है कि वो अब उनका ये प्लान बन गया है, वो ये फैसला करने जा रहे हैं, बांग्लादेश ये फैसला करने लगा है कि वो इजराइल को तस्लीम कर रहा है। और इससे पहले जब हम बात करते थे अभी तक, तो जिन मुल्कों के बारे में इस हवाले से बात की जा रही थी वो था कि सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो तस्लीम कर ले, और इसके अलावा यूएई ने तो ताल्लुकात कायम कर लिए, रिकग्नाइज़ कर लिया। सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी खबरें आई कि अमेरिका की तरफ से दबाव है। पाकिस्तान के ऊपर जो है ये खबरें आती नहीं, वो ऐसा है ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर या जाहिर है कि जो भी इसके हवाले से लोग हैं वही बता सकते हैं, लेकिन कहा यही जाता रहा कि इसके पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो दूसरों से हाथ भी मिलाना जानते हैं। बांग्लादेश को ये मालूम है और ये पता चल गया है कि अगर उसने आगे बढ़ना है, और जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है, और उसने बहुत आगे तरक्की करनी है, तो उसको दूसरों के साथ मिलकर रहना होगा। उसको अब ये पता चल गया है शायद कि इज़राइल को मानना, तस्लीम करना उसके हक़ में है, इज़राइल के हक़ में नहीं है। यही वजह है कि आप देखिएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कोई बहुत से लोग मुझे ये देखकर कहेंगे कि उसने तो अभी तस्लीम नहीं किया, उसने तो नहीं माना, लेकिन आप देख लीजिएगा, अभी नहीं माना, मुंह से नहीं माना, लेकिन वो जो लिखा हुआ जो तब्दीली हुई है, जो चेंज हुआ है, वो बात ये बता रही है कि बांग्लादेश इज़राइल को मानने के लिए तैयार है। यूएई की तरह वो इज़राइल से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, और उससे वो जाहिर है कि जब ऐसा होगा तो वहाँ से ट्रैवल भी शुरू होगा, और वहाँ से उनकी इकॉनमी को भी, यकीनी बात है कि उनके बहुत बड़े वहाँ से। और इस वक्त ये फिर फ़ैसला हो गया, हालांकि बांग्लादेश की हुकूमत के बकौल ये फ़ैसला तो 6 माह पहले हो चुका था, लेकिन अब उसका ऐलान अब हुआ है। गो कि अभी हमास और फ़लस्तीनियों और इसराइल की जो इस वक्त टेंशन हुई है उसमें थोड़ा बहुत अब उसमें डिले हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस तो चल पड़ा था। यूएई और फिर हमने देखा बहरीन, फिर सूडान, तो एक प्रोसेस तो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे ममालिक आहिस्ता, मुस्लिम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। अब बांग्लादेश की ये पॉलिसी आया उसी ज़िम्न में एक कदम है उसी जानिब, या ये स्टैंड अलोन एक है चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश पे भारत का भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ ना कुछ शायद अरब दुनिया का भी कुछ ममालिक का प्रेशर हो, और किसी हद तक अमेरिका भी का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक बड़ा इस्लामी मुल्क है। अब देखना यही है कि कब तक बांग्लादेश जो है वो इस प्रेशर को डिफ्लेक्ट करता है, लेता है, या फिर जल्दी हमें देखने को मिले जब ये सूरत हाल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, और परहैप्स अगले साल किसी वक्त बांग्लादेश भी शायद तस्लीम कर ले। लेकिन ये किसी भी बांग्लादेशी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। करने भाई इसराइल अच्छा या बुरा, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है, बट इसराइल ने तरक्की की है, वो लोगों की ज़रूरत बना, वो ममालिक की ज़रूरत बना, उसने कब्जा किया हुआ है पैलेस्टीनियंस के साथ, अच्छा नहीं है, लेकिन वो दुनिया की ज़रूरत है। वो उसने टेक्नोलॉजी की शक्ल में, खुद अपनी इंडिपेंडेंस की शक्ल में, खुद सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा आगे ले आए कि अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया के हर मुल्क को उनकी ज़रूरत है कि वो इतने ताकतवर हो जाएं कि उनका केस जो है वो कमजोर, जो फलस्तीन का केस जो है वो कमजोर हो जाए। यही चीज इंडिया को भी एडवांटेज देगी कि इंडिया इज गेटिंग द वे इट इज गेटिंग पावरफुल, उसी तरह जो कश्मीर इशू है वो साइडलाइन होता जा रहा है, उसकी जो वो रेलेवेंस है वो खत्म होती जा रही है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसमें घुस आई है। उन्होंने कहा भाई कोई मसला ही नहीं है, दिस इज एन इशू विच इज ऑफ इंडिया, ये और वो सारा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स इतनी पैटी और छोटी सियासत है
इतनी छोटी सियासत होती है पाकिस्तान के अंदर कि जो बड़ी पिक्चर है वो किसी को नजर ही नहीं आ रही होती, और यहाँ पे 24 घंटे 48 घंटे की बात होती है, उससे ज्यादा लंबा हम सोचते नहीं है। सो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड 48 आवर्स सो दैट कि भाई दुनिया किधर जा रही है, हमें प्लानिंग करनी चाहिए 30-40 साल। इनको ये नहीं अभी तक समझ में आया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इंडियाना, एस्टेक इंडियंस। आप जिधर जाइए दुनिया के हर जगह द वर्ड इंडियन इज सैक्रोसैंक्ट एंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। फिर आपको अगर सेकुलरिज्म पे आप यकीन रखते हैं तो फिर आपको भारत में रह के सेकुलरिज्म के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए थी, जो कि भारत बाद में एक सेकुलर कंट्री बना भी, और हमने देखा कि वहां रिएक्शनरी प्रोसेस के नतीजे में हिंदुत्व मोर्चे वजूद में आई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ सेकुलर वैल्यूज अपनी असल में जब तक इस मुल्क में बल्कि इस खित्ते में नहीं पनपेंगी तब तक तो ये खित्ता जो है इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम बर्बाद हो गए हैं, इंडिया की जो तरक्की है वो अपनी जगह है। जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना कर लें। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आज का समय अगर आप देखो, अगर आप समय देखो तो पूरी दुनिया के अंदर आपको इंडियंस मिलेंगे, और अगर आज से मान लीजिए 100 साल 200 साल 300 साल पहले देखो तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं मतलब जब ये अखंड भारत का कंसेप्ट आया ना, तब अफगानिस्तान को भी इंडिया में काउंट किया जाता। मैं मतलब सोचता था कि ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान, चलो पाकिस्तान तो ठीक है, नेपाल भूटान भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ये अफगानिस्तान को भी और म्यांमार को भी आपने थोड़ा ज़्यादा कह दिया। लेकिन जब मैंने फिर महाभारत के अंदर थोड़ा डिटेल में जब मैंने पढ़ा तब मुझे गांधार के बारे में पता चला, और गांधार करके आज शहर है ही वहाँ पर, जहाँ पर हमारा प्लेन हाईजैक करके लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। फिर जैसे जैसे मतलब ये गवर्नमेंट आई और जैसे जैसे ये राइट विंग कंटेंट या फिर महाभारत और गीता टाइप का कंटेंट बाहर आने लगा, तब से थोड़ा क्लियर होने लगा कि नहीं, ये बात सच है कि शकुनी का राज्य था अफगानिस्तान, और सिर्फ उसको ऐवे ही नहीं बोला जाता कि भाई अफगानिस्तान भी हमारा था और म्यांमार भी हमारा था। ठीक है, उसके बाद कोई और शासक आए और उन्होंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें की। कहने का मतलब ये है कि आज भी आपको इंडियन सिविलाइजेशन के जो कंसेप्ट है या फिर इंडियन सिविलाइजेशन के जो निशानियाँ हैं वो आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इनको ये नहीं अभी तक समझ में आया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इंडियाना, एस्टेक इंडियंस। आप जिधर जाइए दुनिया के हर जगह द वर्ड इंडियन इज सैक्रोसैंक्ट एंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अच्छा सर, हमारे वजीर आजम साहब का चंद दिन पहले बयान था कि हमारे लोग तरसते हैं कि वीजा मिल जाए और बाहर चले जाएं जी, और उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो जो है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंडिया के बारे में, उसको रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है कि उससे हो सकता है कि हमारे जो है इकोनॉमी के हालात बेहतर हो जाएं, ट्रेड बेहतर हो जाए और बाकी जो चीजें हैं। अब देखिए हमारा पासपोर्ट जो है इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड फ्रॉम बॉटम। या बताइए क्या करेंगे सर? अक्ल और शऊर जो है वो नहीं मिलती, अपने आप को आइडेंटिटी की चोरी। इमरान खान साहब हैं जलंधर के, बनते पठान है। मैं एक बात बताऊंगा कि इंडियन जो हैं दे आर मोर टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजुकेशन। हमारे जो हैं बच्चे या बच्चियां वो हिजाबों में और इस्लामिक सियासत में माशाअल्लाह बहुत आगे हैं। बम्बई के अंदर जाके 150-200 आदमी मार दिए पाकिस्तानियों ने, होटल जला दिया, और फिर कह रहे हमें पता ही नहीं कौन है, और उनको हिंदुओं की तरह ड्रेसअप किया। हमारी हरकतें तो देखें सर, हमने इंडिया की लोकसभा पे अटैक करवा दिया। कश्मीर में कल फायरिंग हुई है, 2-4 लोग मरे हैं। ये पाकिस्तान से ही जाते हैं ना सारे। फिर आपको अगर सेकुलरिज्म पे आप यकीन रखते हैं तो फिर आपको भारत में रह के
सेकुलरिज्म के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए थी, जो कि भारत बाद में एक सेकुलर कंट्री बना भी, और हमने देखा कि वहां रिएक्शनरी प्रोसेस के नतीजे में हिंदुत्व मोर्चे वजूद में आई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ सेकुलर वैल्यूज अपनी असल में जब तक इस मुल्क में बल्कि इस खित्ते में नहीं पनपेंगी तब तक तो ये खित्ता जो है इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम बर्बाद हो गए हैं। इंडिया की जो तरक्की है वो अपनी जगह है। जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना कर लें, लेकिन हमारा मीडिया ये कहता है कि इंडिया तो हमारा अजली दुश्मन है, यानी इटर्नल एनिमी है। अगर आप रिलीजन की बुनियाद पे एक मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि मुसलमान उस मुल्क में नहीं रह सकते जहां पे हिंदू अक्सरियत में है, एंड दे नीड अ सेपरेट जियोग्राफिक एंटिटी। हमारे हिस्टोरियंस को मालूम है, आम लोगों को पता नहीं। कश्मीर तो हमने अपने हाथ से खुद खोया था इस चक्कर में कि हमें हैदराबाद दक्कन मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा कि जो स्टेट का रूलर है वो डिसाइड करेगा, लोगों की अक्सरियत डिसाइड नहीं करेगी। हैदराबाद दक्कन तो बड़ी अमीर रियासत है, तो जब वहां डिसाइड हुआ तो हैदराबाद दक्कन भी किया हमारे हाथ से, जूनागढ़ भी किया हमारे हाथ से, और उसी चक्कर में कश्मीर भी चला गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक हैदराबाद की सूरत में एक स्टांस ले लें और कश्मीर की सूरत में आप कहीं नहीं जी अवाम की राय से होगा। तो 48 में इंसर्जेंसी हमारी तरफ से, वी वर द वन हु स्टार्टेड दैट वॉर। इंडिया को तो हरी सिंह ने, चूंकि उस वक्त तक वो रूलर था वहां का, उसने बाकायदा खत लिख के इंडियन आर्मीज को बुलाया, और फिर आपको पता है सीज फायर हुआ, और उनके पास उनका कश्मीर और हमारे पास हमारा कश्मीर, और आज तक माशाल्लाह हम उस पर लड़ रहे हैं। 65 की वॉर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि वो 6 सितंबर को शुरू नहीं हुई थी, बल्कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में शुरू हुई थी, जब ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो है हमने अपनी फौजें जो हैं वो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ उतार दी थी, और ये एंटिसिपेशन में कि जंग शुरू नहीं होगी। 71 के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि बंगला बंधु हुकूमत जो है कायम हो गई थी, जिसे हम हुकूमत इन एग्जाइल कहते हैं, और उस हुकूमत इन एग्जाइल ने खत लिख के बाकायदा इंडियन आर्मी को दावत दी थी। तो वंस अगेन इंडिया ने तो आप पे हमला नहीं किया था। 1999 में कारगिल, जो हमारी चोटियां थी, आपको मालूम है 1971 तक ये हमारी मलकियत थी, बट 71 में चूंकि हमने महाज मगरबी पाकिस्तान में भी खोला, और उसमें अपने बहुत से खित्ते अपने खोए महाज खोल के, जिसमें कारगिल की चोटियां भी हमसे छिन गई, सकरदू के कुछ गांव भी हमसे छिन गए, वो आज भी इंडिया का हिस्सा है। तो वो कारगिल की चोटियों पे भी हम 99 के अंदर हम घुसे, और हम वहां पे हमने जंग छेड़ी। तो मुझे तो नहीं पता कि अजली दुश्मन की, मतलब अगर हिस्टोरिकल एविडेंस की आप बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो सारी जंगें हमने शुरू जिहाद पे। सर, ये जैद हामिद हमारे एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। उन्होंने मुंबई के बारे में कहा है कि जो अजमल कसाब जिसको कहा जाता है वो अमर सिंह था उसका नाम, और वो एक सिख था, और वो बीजेपी का टेररिस्ट था, रॉ का एजेंट भी था। अच्छा। हाँ। इनको लाल टोपी के बजाय कोई और टोपी पहना दे सर। इंडिया का एडवांटेज है दुनिया भर में, ये वाहिद मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन है। ये अब तक नहीं इंडिया समझ सका कि ना कोई अमेरिकन सी है, ना चाइनीज ओशन है, ना रशियन ओशन है, ना अफ्रीकन ओशन है, लेकिन इंडियन ओशन है। इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और इसके और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है, कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव गांव के अंदर जाके hundreds of millions of people are voting in a series of elections। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग, एक दफा नहीं कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आपकी औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पढ़ते। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया अकेला पूरी दुनिया में कंट्री है जिसके नाम पर ओशन है। ठीक है, एक संयोग हो सकता है, और उससे हम उतनी चीज़ें ठीक है प्राउड ले सकते हैं कि एक ओशन के नाम पर इंडिया आता है। अदरवाइज अगर आप देखो तो अगर आप पैसिफिक ओशन देखो, किसी का नाम पैसिफिक नहीं है,
किसी और आप ओशन का देख लो, ब्लैक सी देख लो, या फिर कोई और चीज़ देख लो, किसी के पास कंट्री का नाम नहीं है। सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर ओशन है, और हमें ऐसे थोड़ा प्राउड हो करना चाहिए। लेकिन इंडियन ओशन के पास जो हमें तैयारी करनी चाहिए वो अभी दिख रही है। लेकिन इससे पहले मान लीजिए कि आज से 4-5 साल 6 साल पहले अगर हम देखें तो इंडियन ओशन के आसपास हमारी इतनी मौजूदगी नहीं थी। जापान ने एक कंसेप्ट दिया कि इंडियन ओशन, और उसके बाद मतलब चाइना नहीं देना चाहता था इसको इंडियन ओशन, या फिर ये नाम नहीं देना चाहता था। लेकिन इसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि भाई पूरी दुनिया ने, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, जापान हो, सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस नाम से बुलाना शुरू किया, और ये सारी चीज़ें फिर मार्केट में आ गई। और भी कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। के ज़माने से गुजरता हुआ आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, भारत का एक सेंट्रल रोल है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ये एक सोचने वाली बात है कि हर आजकल का जो मुल्क है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन देख लीजिए, इस्लाम का जो ग्रिप है मिडिल ईस्ट में उसको देखिए, चाइना को देखिए, तो भारत ऑन इट्स ओन, हिंदुस्तान जिसे कहते हैं हम, वो अपने तौर पे एक 5-6 हज़ार साल पुराना सिविलाइजेशन है, जहाँ से दुनिया की हर सोच निकली। संस्कृत जहाँ हुई, उस जबान कहाँ कहाँ पहुँची, उससे सीखने के लोग कहाँ कहाँ से आते थे। और अभी रिसेंटली यानी 300-400 साल पहले तक यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो थीं, नालंदा ख़ास तौर पे, तक्षशिला, ये सब लोग आते थे हिंदुस्तान और हिंदुओं से सीखने। और इसलिए नहीं कि हिंदू खुद कहता था कि वो हिंदू है, उसको तो नाम भी बाहर वालों ने दिया। शायद साहब, इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज़, चले और किसी को नहीं, इंडिया को ही आप देख लें, मतलब नंबर 1 एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है, कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा रहे हैं, तो ये डूएबल है ना कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर लें कहीं, और फिर यही तो स्मार्ट डिप्लोमेसी है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब यही हिंदुस्तान ने रूस से S-400 मिसाइल्स दी हैं, और अमेरिका कानून के तहत पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जब तुर्की ने ये मिसाइल लिए S-400, उसके खिलाफ तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाई, क्योंकि हिंदुस्तान उनका हलीफ बना हुआ है। तो अमेरिका के भी अपने दौरे में आ रहे हैं, जो उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, पूरी तरह ताउन कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान कहते हैं बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। यहाँ पे एक चीज और इमरान खान साहब ने कही कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती और कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वो बातचीत कर सकते। इंडिया का एडवांटेज है दुनिया भर में, ये वाहिद मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन है। ये अब तक नहीं इंडिया समझ सका कि ना कोई अमेरिकन सी है, ना चाइनीज ओशन है, ना रशियन ओशन है, ना अफ्रीकन ओशन है, लेकिन इंडियन ओशन है। इंडो चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडियाना है, एस्टेक इंडियन है, अरे इंडिया इंडियानापोलिस है। यानी दुनिया भर में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि हर चीज रिलेट करती हिंदुस्तान से। आप मुझे बताइए, अगर यूनान इतना ही बड़ा है, ग्रीस का ये है, तो भाई ग्रीस से 2-4 मील दूर क्यों नहीं किसी मुल्क का नाम ग्रीस से मुशाबित रखता? इंडो चाइना आपने कह दिया, इंडोनेशिया, हर नॉर्थ अमेरिका की एबोरिजिनल पॉपुलेशन पे कानून जो है वो इंडियन एक्ट आता है, हमारे कनाडा में भी। तो उनकी पोजीशन बड़ी अहमियत वही रहेंगे। और ये क्या पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करती है ये सिनेरियो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक फोन कॉल के हॉस्टेज होने चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने 2 बुनियादी स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं इस खत्ते के बारे में। नंबर 1 कि उनके स्ट्रेटेजिक हवाले से जनूब मगरबी एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में उनका बेहतरीन हलीफ, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा, जिसको वो मजबूत करेंगे, जिसको वो प्रमोट करेंगे चीन के खिलाफ।
उसके पाकिस्तान के लिए नुकसानात हैं। और दूसरा, अमेरिका ने फैसला किया है कि हम चीन का मुकाबला हर सतह पर करना चाहते हैं, चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, चीन को अपना हरीफ समझते हैं, और जहां मुमकिन हो चीन के खिलाफ ममालिक को शामिल करेंगे, तो वो भी हमारे मफादात के खिलाफ। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफा नहीं, कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आपकी औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पठान हैं। लोग समझते हैं हाँ उनका वो पश्तून है ना, इसलिए उसका बैकग्राउंड। अरे कहीं का नहीं पश्तून, कहीं का कुछ नहीं है। जाली, हर चीज जाली है। कॉर्नर कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल पे नहीं बैठता इंडिया। ये कैसे हो सकता कि एक इतनी बड़ी आबादी साउथ एशियन, आप बताइए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सब श्रीलंका को मिलाइए, इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल पे, और चीन बैठ के है। तो ये जो अब आके कुछ लोग सोच रहे हैं, उसमें गलती ये है कि sometimes people get anti-Muslim in that, जबकि ये समझने की बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू की ऐसी शादी हुई थी कि तलाक नहीं हो सकती। ये और बात है, अगर एक पार्टनर दूसरे पे वायलेंस और ज्यादती करता है तो दूसरे को अदालत होनी चाहिए कि भाई ये हो रहा। आप ही ने उनको खिला पिला के कब बॉर्डर पे जाके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर दी? किधर आ रहे हो? उन्होंने कहा बाढ़ मत लगाएं, वो कह रहे बाढ़ न लगाएं। बल्कि आज एक न्यूज ये भी थी कि मोहम्मद एजेंसी जो है वहां तक वो पहुंच गए और उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है और निकलो इधर से। हाँ, तो वो नहीं है ना, ये सारा इलाका तो अफगान का है। ये जो लफ्ज पाकिस्तान है, ये पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब में आता है ना। तो इधर लो या उधर लो, ये तुम्हारा ताल्लुक क्या है? मोमन यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है, और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए। असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और हम लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यूएई जो है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा और भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है कश्मीर के अंदर। हम सबको पता है कि भाई कश्मीर के अंदर यूएई का इन्वेस्टमेंट लाना कितनी बड़ी मुश्किल की बात रही होगी, क्योंकि देखिए जो कश्मीर है वो पहले से एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ऊपर से यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला भी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में एक मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाना एक फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसका अब आप कह सकते हो कि एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ पर एक अलग लेवल की सक्सेसफुल पॉलिसी है। क्योंकि क्या था कि अब तक अगर आप 10 साल पहले की अगर बात करो, तब तक सिचुएशन ये थी कि सारे इस्लामिक कंट्रीज मोर और लेस जो है ना वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया करते थे। इवन वो छोड़िए 65 की वॉर हो या फिर 71 की वॉर हो, ये सारी वॉर्स में भी वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर चुके थे। हालांकि उनकी भी एक लिहाज से देखिए तो मजबूरी थी कि पाकिस्तान के पास सैनिक थे तो भाड़े के टट्टू उनको कभी भी चाहिए थे, और वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ, इसीलिए वो रिलेशन मेंटेन करके रखते थे। अदरवाइज अगर आप देखो तो ऐसी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी कि इकोनॉमिकल वाइज, और आज जब बिजनेस सिर्फ ट्रेड की बात होती है ना, तब पाकिस्तान को चाय में से मक्खी निकाल देते, बिल्कुल वैसे निकाल दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कश्मीर के अंदर, मतलब जो इंडिया के पास जो कश्मीर है, और वो भी हो रहा है बाय यूएई। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है, और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए। असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है
जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बुनियादी एतबार से देखा जाए तो मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे OIC के ममालिक हमेशा सेंसिटिव रहे हैं इस मामले में कि वो पाकिस्तान की जो हमारी और कश्मीरियों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको उनका हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है और कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान यूँ महसूस हो कि OIC या मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े नहीं हैं। गो के कई एतबार से वो इतने वोकल भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे इक़दामात उसने भी नहीं लिए कि बिल्कुल हमारी जो एक सेंटिमेंट है, फीलिंग है, उसके ख़िलाफ़ भी कुछ करें। इसी वजह से बहुत दफ़े हमने देखा कि मुसलमान ममालिक के इवन जो सफ़रा भी वहाँ न्यू दिल्ली में होते हैं या अब तक थे, तो वो ज़रा गुरेज करते थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर जाने में। गो के बहुत दफ़ा हुआ भी है कि कुछ लोग एक अगर इज्तिमाई तौर पर सफ़रा को या सफारतकारों को लेकर भी गया है तो वहाँ पे चले भी गए, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे मुसलमान ममालिक ने, OIC ममालिक ने पाकिस्तान और कश्मीरियों की फीलिंग्स का ख़्याल रखा है। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़े करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को? और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। कोई अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है कि हम चाहते क्या हैं। ना हमारी कोई रेड लाइंस हैं, ना हमारी कोई बॉटम लाइंस हैं, ना हमारी कोई मरबूत हिकमत अमली है कि हमने किस तरह आगे लेकर चलना है। एक ख़ास मौका है जो हर चीज़ का यही मामला है। अफ़गानिस्तान को आप ले लीजिए, अफ़गानिस्तान में भी यही हाल हो रहा है। एक हमारी कामयाबी होते होते हम खुद ही अब प्रेशर में आ गए हैं। जो वक्त था कि हम कंसंट्रेट करते हैं, हम तैनात तकर्रियों पे हमने अपना वगसाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ा परेशान कर देने वाली हैं। UAE और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है, और उस मुआहदे में जो UAE है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो एक MOU साइन हुआ है बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के जी रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। और इसमें ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये 18 अक्टूबर यानी कि अभी ये मुआहदा हुआ है कल ही, और इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। और इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है जी, फॉर द रियल स्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और इस तरह की चीजों में। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स के देखिए, और वैसे भी इंडिया जो है एक रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी कहते हैं कि 28,000 करोड़ का जो है एक पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया कश्मीर को, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है
और ये वो कर रहे हैं कि उनको ये है कि हम कश्मीर को डेवलप करें, डेवलपमेंट दें, वहां पे इंडस्ट्री दें, वहां पे चीजों को ग्रो करें, ताकि वो जो एक स्ट्रगल थी कश्मीरी दुनिया, उससे कश्मीरी वहां से निकले और कारोबार की तरफ आए। अब यह है कि इसमें देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है कि यूएई ने आपको सीधा सीधा पैगाम दे दिया है कि यू डू नॉट फॉल एनीवेयर इन देयर कैलकुलेशन। ना कश्मीर किसी कैलकुलेशन में आता है, ना वो कहते हैं पाकिस्तान को वो किसी कैलकुलेशन में आता है। पता तो हमें पहले भी है, लेकिन हम ये बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या इमरान खान की सरकार ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे या यूएई से ये कह सकता है कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें? क्या पाकिस्तान का वो क्लाउट है? ये है वो चीज देखने की। अगर यहां पे आपको मजीद पता चल जाएगा, चीन, इंडिया तो हर जगह पे कह रहे कि जी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और सीपैक पे आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, ये तो हमारा इलाका है, इस पे चीन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? लेकिन अभी पाकिस्तान की कौन सुनेगा कि अब क्या होगा? क्या ये जो इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, 28,000 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, ये जो एमओयू साइन हुआ है और वो कह रहे हैं ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, और आपको पता है ये सेंसिटिव रीजन भी है और कश्मीर की ऑटोनॉमी के हवाले से भी, और यहां पे ये डायरेक्टली आपको पता है दिल्ली रूल कर रहा है। सो अब डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रहा है और ये इंडियंस ने ये यूएई को कन्विंस किया है कि हम, क्योंकि सेंट्रली गवर्नमेंट देख रही है, सो लिहाजा आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सेंट्रली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है ना। सो और पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, लेकिन इसका मतलब है कि दुबई की गवर्नमेंट ने ये मान लिया है, यूएई ने ये मान लिया है कि भले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो भी है, लेकिन हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएंगे, आईटी टावर्स होगा, मल्टी पर्पस टावर्स होंगे, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं। तो अब ऑब्वियसली ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स, जिसको देख के लोकल्स के मुंह में पानी आएगा कि भाई हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं। सो इससे एक और अक्स भी निकलता है कि क्या कश्मीर के ऊपर वो जो एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो इन्वेस्टमेंट कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने की, उसका क्या स्टेटस है? इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई? क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन। ये तय कर लें आप, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब यूएई हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की ये हालत की है। इसराइल एक एक करके आप सबको खाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाहे कश्मीर हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, फिलिस्तीन हो, जिसको जो भी कहे, वो लड़ाई के बगैर, युद्ध के बगैर यहाँ पर सॉल्यूशन उसका नहीं आने वाला है। मतलब यहाँ पर जो भाई साहब बैठे ना, उनका कहना ये है। अब उनको कौन समझाए कि भाई उससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं आने वाला। अब फिलिस्तीन तो आप भूल ही जाइए, आपके पास कश्मीर के लेने का चांस है, क्योंकि आपके पास मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट जो है वो कश्मीर को लेकर ही है। अगर मान लीजिए कि आपने हमला कर दिया तो क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? क्योंकि ये चीज़ आप 47, 65, 71 और कारगिल में कर चुके हो। क्या आपको कभी फ़ायदा मिला? नहीं मिला। लेकिन अब गलती से भी अगर आपने गलती ये कर दी तो हो सकता है कि लाहौर आधा छीन जाए, लाहौर पूरा छीन जाए, कराची तक पहुंच जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, सिंधु देश अलग हो जाए। हो सकता है कई सारे टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते हैं। और क्या कर लिया गाजा के अंदर, या फिर कहे कि पैलेस्टाइन ने युद्ध करके, क्योंकि 6 कंट्रीज ने इसराइल पर अटैक किया था। क्या कुछ फायदा मिला? नहीं मिला। इसी के साथ ही शुरू करता है। जिस तरह इसराइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं, ये दुनिया देख नहीं पा रही। इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान
बहैसियत रियासत, बहैसियत लीडर हम कमज़ोर हैं, ना हम यूनाइटेड हैं। बात यह है हम अमली इकदाम क्या कर रहे हैं। स्वाय हम ट्विटर्स पे अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी तक OIC ने हंगामी इजलास बुला के कोई अमली इकदाम करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। क्यों? कि वेस्ट की तरफ से मुझे बता दें कि फ़लस्तीन के हक में आज तक कौन बोला है? सब के सब इसलिए कि वो सब गुलाम है। आप उनसे उम्मीद करेंगे? कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स, उसका स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है? वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात यह है कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा, बहैसियत मुसलमान आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अमली इक़दाम करने, अगर नेटो की फोर्स बन सकती है तो OIC की फोर्स क्यों नहीं बन सकती है? जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, मेरे ख्याल से हमें जंग की बात छोड़ देनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं रशीद साहब। और यहाँ से ये मिलते हैं, ये जो हॉस्पिटल है उसके पास फूलों की दुकान है, वहाँ से गुलदस्ते लेने चाहिए और वफद बन के जाकर नेतन्याहू साहब की खिदमत में पेश करने चाहिए कि जो आपने किया बहुत आला किया और अल्लाह के फजल से इसको करते रहिए। जंग लड़ लें। अब आप मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज़। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फ़लस्तीन, ये तय कर लें आप। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब UAE हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे। हमने बातचीत करनी है, ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं? देना वो बाबा जंग, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों इतनी बड़ी फौज रखी? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप? वो आप न्यूक्लियर, ओ यार यहाँ बैठ के हम दुनिया के मामे बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं। हम दुनिया के मामे बन रहे हैं। आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात में बोला, आप मुझे बात करने दें, मेरा आर्गुमेंट है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। आप एटमी जंग की बात कर रहे हैं। मैं एटमी जंग से भी ऊपर जाने के लिए तैयार हूं अगर मुसलमानों की बचत हो सकती है तो। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको मिसाल दे देता हूं, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई। क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है, किसी कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। दिखाने पड़ेंगे बातचीत से। किसी मुसलमान मुल्क का, किसी मुसलमान कौम का कोई मसला वेस्ट हल करने नहीं जा रहा। ये मुझसे आप लिखवा लें, आप कमजोर हैं, उनके इत्तेहाद स्ट्रांग है। आप मुसलमानों का अगर एक इत्तेहाद बना के तो देखें वसाइल कहाँ हैं, कुव्वत कहाँ है, अफरादी कुव्वत कहाँ है, फौजें कहाँ हैं, असला कहाँ है। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की यह हालत की है। और इन रवैयों को बरकरार रखने वाले लोगों से अल्लाह ताला इस मुल्क को पनाह दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी मजे की बात है कि राहिल शरीफ साहब गालिबन उस फौज के सरबराह थे जो वहाँ की फ़ौज थी इन ममालिक की। हमारी फ़ौज भी बहुत बड़ी फ़ौज है और हम इस्लामी मुल्कों में से बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हम संजीदगी के साथ सोचें कि हमें क्या करना है और तुर्की के साथ मिल के क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकते हैं? अब देखें ना, फ्रांस जैसे मुल्क इजराइल के अंदर होने वाले जुर्म को जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ फ़ौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की में जाके बैठ सकती हों? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी, वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जी अंजम, देखो, ये जंग की बात करना तो मैं समझता हूँ जहालत की बात करना है, पाकिस्तान दुश्मनी है। आपकी क्या हैसियत है कि आप कितने छोटे लोग हैं, कितने पसमानदा लोग हैं और आपने इस मुल्क को कितना गलीज कर दिया है कि आप कत्ल करते हैं, आप आग लगाते हैं और फिर आग लगाई, कत्ल किया, जिंदा जलाया लोगों को। लेकिन आपका फौजदारी निज़ाम, आपका अदालती निज़ाम वो भी नंगा हो गया कि नाकारा लोग हैं, ना किसी को सजा देते हैं, ना किसी का मुआवजा करते हैं। और आप कहते हैं कि दुनिया हम पे FATF पे एतराज़ात करती है, ये करती है। दुनिया के सामने आपको छोटा बना दिया गया, बल्कि आप अंदर से छोटे थे, आप छोटे नजर आने लगे। और अगर मुसलमान मुल्क इस वक्त फैसला करते हैं कि वो इसराइल को सबक सिखाएं तो आपको खतरा कहां से है? एक तो अमेरिका से है और एक खतरा आपको यूरोपीय यूनियन से है। लेकिन अगर आप चाइना और रशिया को कन्विंस करें तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सुलह करवाने के लिए तो बीच में आएंगे, जंग के लिए नहीं आएंगे। जहां तक बात है भारत की कि वो इसराइल का साथ देगा या नहीं देगा, भारत कभी अरब मुल्कों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ नहीं देगा। भारतीय लाखों की तादाद में अरब ममालिक में नौकरी करते हैं। आपको सिर्फ चंद मुल्कों को मनाना है।
पहले आपस में एका करना है, ओआईसी मिल बैठे, मुसलमान वैसे मिल बैठे, पहले आपस में बैठ के फैसला करें और इसराइल को वार्न करें कि हम आपको इतना वक्त दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप तैयार हो जाइए, हमें आपके साथ लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद बड़े मुल्कों को कायल करें, जिनके अंदर रशिया मौजूद है, जिनके अंदर चाइना मौजूद है, जिसके अंदर दीगर बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं, और उनको कायल किया जा सकता है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ हैं। दुनिया भर के ममालिक और यूरोपीय यूनियन खुद हमेशा इसराइल को ही मौर्ज़ इल्ज़ाम ठहराता है, हमेशा उसी के बारे में कहते हैं वो गलत कर रहा है, गासिब है, जाबिर है। लिहाजा हमारा केस बड़ा मजबूत है। अगर मुसलमान मौके से फ़ायदा उठाएं तो हमास तो खड़ा हो गया, हिजबुल्लाह भी खड़ा होने वाला है, ईरान साथ दे रहा है, तुर्की आगे बढ़ा है, सिर्फ अरबों का इंतज़ार है। अगर अरब इस वक्त गैरत कर लें तो ये मसला हल हो सकता है, वरना इसराइल एक एक करके आप सबको खाएगा। कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्ज़ी करते रहें तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज़। ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी, उससे जो है ना हवा निकल गई। जो अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से एक बहुत बुनियादी तब्दीली की ना, फंडामेंटल चेंज अपनी पॉलिसी में कश्मीर इशू पे, वो जो है ना पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग किस्म का फैक्टर था। नमस्कार दोस्तों, अब कश्मीर करते करते पाकिस्तान इतना बर्बाद हो गया कि वहाँ के आम लोग भी अब ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि भाई कश्मीर बाद में ले लेंगे, पहले खुद की सिचुएशन सुधार लो। इंडिया कुछ नहीं करने वाला, ना ही इंडिया लड़ाई लड़ेगा, ना ही वो अटैक करेगा, क्योंकि अब तक इंडिया ने कभी भी सामने से अटैक नहीं किया है। जब हमने अटैक किया तभी इंडिया ने जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, और जिस हिसाब से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर पाकिस्तान अपनी जो सिचुएशन है उसको चला रहा था, अच्छा खासा करप्शन कर रहा था, ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान को बीच में आ रही है। क्योंकि जब ये पैसा आ रहा था तब पाकिस्तान के पास मौका था कि इंडस्ट्री वहाँ पर एस्टेब्लिश की जाए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, वहाँ की सिचुएशन को, एजुकेशन सिस्टम हो या फिर जो भी सिचुएशन उसको बेटर किया जाए। लेकिन इस सारे पैसे में अच्छा खासा करप्शन हो गया और जो बचे कुछ पैसे थे उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ट्राई की गई। लेकिन अब ये सारा पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और ऊपर से कश्मीर के नाम पर जो OIC भी मदद किया करता था वो भी अब छीन गई है। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर का कार्ड भी अब नहीं चलता है, और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत ही बदतर सिचुएशन में जी रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की अरब दुनिया के साथ तल्लकदारी जो है वो अब डिटोरिएट होती चली जा रही है मुसलसल। UAE ने पाकिस्तानी वीज़ाज़ जारी करना बंद कर दिए और जो मौजूद हैं उनको भी निकाल रहे हैं। कतर की भी यही सूरत हाल है। अरब दुनिया ने भी OIC में कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। लगता है कि कश्मीर इसमें जो इनकी तल्लकदारी बिगड़ रही है इसमें एक मेजर फैक्टर है, आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली इसमें मेजर फैक्टर तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ जी, कश्मीर के हवाले से ही। और जिस तरीके से जो अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से एक बहुत बुनियादी तब्दीली की ना, फंडामेंटल चेंज अपनी पॉलिसी में कश्मीर इशू पे, वो जो है ना पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग किस्म का फैक्टर था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शुरू में उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। ऑल दो के बाद में उनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, तो फिर उन्होंने उसको किसी तरीके से थोड़ा सा माइल्ड करने की जो है वो कोशिश की। तो उस पे उस वक्त ये क्लियर किस्म की फाइंडिंग सामने आई कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा हुआ कि हुक्मरान तबकात जो रूलिंग एलीट है, ख्वाह उसमें गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने ओपनली तस्लीम किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने पॉलिसी को इतना सख्त तरीके से चलाया है कि ऐसा ना हो कि ये हमें बैकफायर करे। तो उस पे दिस वाज रियली वेरी शॉकिंग फॉर पाकिस्तानी एलीट, चूँकि वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे
कि जी इस तरह का कभी भी कोई ज़रूरत हमें जब पड़ेगी तो फ़ौरन OIC का इजलास बुलाना है और OIC के थ्रू फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर लॉबिंग करनी है, और उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ाहिर है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। और जाहिर है कि ये कोई उन्होंने ऑल ऑफ सडन देखा नहीं कि इस दौरान इंडिया जो है वो बहुत सारे बैरियर तोड़ के जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के हवाले से तो वो अरब दुनिया के लिए एक समझ लें कि एक तरह की पाइपलाइन बन गया था। अब उसमें अरबों ने ये देखना था कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो वो इससे ज़्यादा तो इंडिया में भी है। उन्होंने इतने मुसलमानों का कौन सा अचार डालना है, अपने कौन से मुसलमान काम थे, तो उन्होंने कहा भाई मुसलमान तो ये भी हैं, लेकिन उसके ऊपर प्लस ये है कि इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा स्किल्ड किस्म की जो है वो कुव्वत है। तो ये फिर पूरा एक पैकेज है। एक तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज बदली, दूसरा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड टूवर्ड इस्लामिक कंट्रीज़, जैसा कि आपने मिसाल दी कि ये जो 13 मुल्कों का वीज़ा उन्होंने बंद किया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस फहरिस्त में, ये आम हालात में कोई सोच भी नहीं सकता था। इट वाज लाइक ए नाइटमेयर फॉर पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के इस तरीके की लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो आप इसको देखें तो ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, जिसकी वजह से उसने स्लोली बट श्योरली जो है वो पाकिस्तान को रिप्लेस किया मिडल ईस्ट की। ना सिर्फ ये है कि एकोनॉमिक मंडी, लेबर मंडी में, बल्कि वहाँ की जो तजारत है, डिप्लोमेसी है, इंटरडिपेंडेंसी है और जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं उसके मैदान में भी। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान की रूलिंग एलीट इस्तेमाल करती रही कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्ज़ी करते रहें तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज़, ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी उससे जो है ना हवा निकल गई।